बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी के वफ्द की वजीर आला पंजाब से मुलाकात। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी पंजाब में गवर्नरशिप का ओहदा लेने से दस्तबरदार हो गई। ज़राए का ये बताना है पीपल्स पार्टी ने पंजाब में 3 वजारतें, 2 से ज़ायद मुआविन खुसूसी के ओहदे मांग लिए। कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप और 2 पार्लिमानी सेक्रेटरी के ओहदे तलब, ये भी बताया गया है ज़राए की जानिब से। मजीद बताया गया है कि वज़ीर आला हमजा शहबाज की जानिब से वफ्द को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। पीपी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा को सीनियर वजीर बनाने का इम्कान है। मुमकिना वज़रा में हैदर गिलानी, सैयद उस्मान, मुमताज़ अली चांग भी शामिल हैं। शाज़िया आबिद, गजनफर अब्बास, रईस नबील भी ओहदों की दौड़ में शामिल हैं। ज़राए ऐसा कन्फर्म कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी के वफ्द ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की, जिसकी अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। ज़राए बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में गवर्नरशिप का ओहदा लेने से दस्तबरदार हो गई। पीपी ने पंजाब में 3 वजारतें, 2 से ज़ायद मुआविन खुसूसी के ओहदे मांग लिए हैं। कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप और 2 पार्लिमानी सेक्रेटरी के ओहदे भी तलब किए गए हैं। वज़ीर आला हमजा शहबाज की जानिब से वफ्द को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। पीपी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा को सीनियर वजीर बनाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अखलाक बाजवा। अखलाक, बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून और पीपी में पावर शेयरिंग के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी पंजाब में गवर्नरशिप और स्पीकर पंजाब असम्बली के ओहदा लेने से दस्तबरदार हो गई है। पीपी ने पंजाब में 3 वजारतें, 2 से ज़ायद मुआविन खुसूसी के ओहदे जो है वो नून लीग से मांग ली हैं, जबकि कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप और 2 पार्लिमानी सेक्रेटरी के ओहदे तलब किए हैं। उनके साथ पीपल्स पार्टी ने अहम अदारों और कॉरपोरेशन में अपनी तकरीरों का भी मुतालबा किया है, जिस पर वज़ीर आला हमजा शहबाज की जानिब से वक्त को अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है और पंजाब की तरक्की के लिए दोनों जमातों का मिलकर इत्तेफाक करने पर भी मिलकर चलने का भी मुकम्मल इत्तेफाक किया गया। ज़राए के मुताबिक पावर शेयरिंग के हवाले से पीपी को पार्लिमानी लीडर जो है हसन मुर्तज़ा जो है उनको सीनियर वजीर बनाए जाने का इम्कान है, जबकि जो मुमकिना वज़रा में हैदर अली गिलानी, सैयद उस्मान महमूद, मुमताज़ अली चांग जो है उनके नाम शामिल है। जबकि पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली शाज़िया आबद, गजनफर अब्बास लंगा, रईस नबील जो है वो ओहदों की दौड़ में शामिल है। जबकि पीपी के पंजाब के सेक्रेटरी इतलात शहजाद चीमा को मुआविन खुसूसी जो है वो बनाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पावर शेयरिंग फार्मूले पर नून लीग की आला क़यादत से मुशावरत होगी, जिसके बाद हतमी जो है वो मंजूरी दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। अखलाक, पंजाब के नए गवर्नर का फैसला हो गया है। नून लीग के रहनुमा बलीगुर रहमान का नाम फाइनल कर लिया गया है। वज़ीर आज़म ऑफिस ने समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। बलीगुर रहमान बतौर वफाकी वज़ीर तालीम खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। पंजाब के नए गवर्नर का फैसला हो गया है। नून लीग के रहनुमा बलीगुर रहमान का नाम फाइनल हुआ है। वज़ीर आज़म ऑफिस ने समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। बलीगुर रहमान बतौर वफाकी वज़ीर तालीम खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। इससे कबल बहुत से नामों पर गौर किया जा रहा था, लेकिन नून लीग के रहनुमा बलीगुर रहमान का नाम फाइनल किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान कारकुनों को बदतमीजी पर उकसाते हैं, वो बाज आ जाएं वरना खुद भी नहीं बचेंगे। शेख रशीद ने पुरअमन लॉन्ग मार्च की यकीन दहानी न कराई तो घर से नहीं निकलने देंगे। ये भी कहा कि शहबाज गिल का ड्रामा फ्लॉप हो गया। राना सनाउल्लाह लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तुम मुसलसल और तसलसल के साथ अपने कारकुनों को दूसरी सियासी जमातों के कायदीन की इंसल्ट करने, उनके ऊपर नारे लगाने, आवाज़ें कसने, बेहूदगी करने पे उकसाते रहे, तो फिर तुम भी इससे बच नहीं सकोगे। तुम ये कहते हो कि जी ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा। मेरी बात सुन लो, अगर तुमने ये अपना बयान वापस ना लिया, अगर तुमने अपने इस बयान के ऊपर माजरत ना की, लॉन्ग मार्च जो है ये पुरअमन होगा, ये लॉन्ग मार्च जो है एक सियासी एक्टिविटी होगी। अगर तुमने ये ना किया तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। मोटरवे पे जो हुआ है, पहली बात तो ये है कि जब वो हादसा हुआ तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। ये उसके बाद गाड़ी से निकल के बोतल खोल के जब वो पी रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक है। कल जब ये अदालत में गए हैं तो ऐसे था कि जैसे इनकी हड्डियाँ जो हैं वो मेरा ख्याल 10-15 जगह से जो है वो टूटी हुई हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि नून लीग का असल चेहरा सामने आ गया। झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, कहते हैं घरों से निकाल कर मारेंगे। जितने चाहे मुकदमात बना ले, बड़े दिल के लोग हैं, हम दोबारा इक्तदार में आकर आपको मुआफ करेंगे। मुल्क तशवीशनाक सूरत हाल में जा रहा है, हमें इलेक्शन की तारीख चाहिए।
औकात पे आ गई है। इनके शैतानी चेहरे देखें, शैतानी चमगादड़े जो कह रही हैं कि हम जनाब घरों से निकाल के मारेंगे। सब झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, कोई घबराहट नहीं है। जितनी गिरफ्तारियां करनी है करें, जो तशद्दुद करना है करें। हम आकर दोबारा भी इनको माफ करेंगे, हम बड़े दिल के लोग हैं। ये मुल्क तशवीशनाक हालात में जाने जा रहा है। मैं कह चुका हूँ 31 मई तक अहम डेट है और हमें इलेक्शन की तारीख चाहिए। इमरान खान 20 तारीख से पहले कॉल देगा और अगर किसी को ये गलतफहमी है कि ये रास्ते रोक लेंगे, लोगों को घरों से उठा लेंगे, कल उठाता है ये शैतानी चमगादड़, आज उठाए। यही हम चाहते हैं। मुक़्तदर हल्के खामोश जरूर है लेकिन बेखबर नहीं है। ये 2 वोटों का फर्क जो है ये एक आंख के इशारे की मार है। हनीफ अब्बासी को मुआवने खुसूसी बनाने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह पीर को समाअत करेंगे। शेख रशीद अहमद ने हनीफ अब्बासी के खिलाफ दरख्वास्त जमा कराई। दरख्वास्त में विफाक को बजरिया सेक्रेटरी काबीना और हनीफ अब्बासी को फरीक बनाया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सईद अब्बासी। जी आमिर। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हनीफ अब्बासी की तकर्री को चैलेंज किया और उसमें उनकी जो तकर्री बतौर मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म की गई है उसको कलअदम करार देने की इस्तदा की। इस दरख्वास्त को बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह पीर के रोज़ इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे और शेख रशीद की दरख्वास्त जिसमें वो हनीफ अब्बासी को बतौर वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ओहदे से हटवाना चाहते हैं और उनका ये मौक़िफ़ है कि हनीफ अब्बासी के खिलाफ जो इंसदाद मनशियात की अदालत ने उन्हें सज़ा सुनाई थी और वो सज़ा मुअत्तल कर रखी है लाहौर हाई कोर्ट ने, लिहाजा उनके उस मुकदमे का फैसला होने तक उनको ये आईनी ओहदा नहीं दिया जा सकता। लिहाजा उनको इस आईनी ओहदे जो वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी के तौर पर उनकी तकर्री की गई है उससे बरतरफ कर दिया जाए, हटा दिया जाए और कलअदम करार दिया जाए उनकी तकर्री को। इस दरख्वास्त पर समाअत होगी और चीफ जस्टिस फैसला करेंगे कि क्या ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं है। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो पीर के रोज़ समाअत करेगी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीर के रोज़ इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे और फैसला होगा कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हनीफ अब्बासी की जो तकर्री है वो आईन और कानून के मुताबिक की गई है या उसमें कोई कानूनी खिलाफ वर्जी की गई है। शेख रशीद ने ये दरख्वास्त दायर की है और अब ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। पीर के रोज़ इसकी समाअत होगी। पीर के रोज़ इसकी समाअत होगी। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी अपडेट करने के लिए। खबर आपको दें, चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन मुस्ताफ़ी हो गए हैं। चेयरमैन वापडा ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दिया है। ज़ाती वजूहात की बिना पर काम जारी नहीं रख सकता, मुजम्मिल हुसैन की जानिब से ये कहा गया है। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन मुस्ताफ़ी हो गए। चेयरमैन वापडा ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दिया है। उन्होंने कहा ज़ाती वजूहात की बिना पर काम जारी नहीं रख सकता, तो चेयरमैन वापडा ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत ने अशतर उसाफ अली को अटॉर्नी जनरल मुकर्रर कर दिया। अशतर उसाफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दौर में भी अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कानूनदान अशतर उसाफ अली को बतौर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी है। वो 2015-16 में वज़ीर-ए-आज़म के स्पेशल असिस्टेंट कानून और इंसाफ रह चुके हैं। अशतर उसाफ 2 मरतबा एडवोकेट जनरल पंजाब की जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि मुल्क में फेयर इलेक्शन हो जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। बिलावल भुट्टो ने अदालत में कहा था कि इंतखाबी इस्लाहात के बाद इलेक्शन कराएंगे। राजा परवेज अशरफ का कहना है कि हर पार्लियामान को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। कमर ज़मान कायरा कहते हैं पंजाब में अफ़हाम व तफ़हीम के साथ चलेंगे। मेरे ख्याल में हर पार्लियामान को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। उनको मुबारकबाद दी जो हमारा एक रवायत है। मैं सियासतदान हूँ लेकिन मैं स्पीकर हूँ। मैं अफ़हाम व तफ़हीम के साथ जिस तरह हमने मियां नवाज शरीफ साहब से और शहबाज शरीफ साहब से डिस्कशन की है और जिस अफ़हाम व तफ़हीम का मुज़ाहरा हुआ है उसी के तहत इंशाल्लाह हम पंजाब में चलेंगे। ये जो वजारतों की स्लॉट्स है ये कोई बड़ा इशू नहीं है, इट विल बी रिजॉल्व और ऑलमोस्ट रिजॉल्व है ऑलरेडी। पीपल्स पार्टी सिर्फ यहाँ पर अपना शेयर नहीं मांग रही, हम यकीनन पावर शेयरिंग भी करेंगे, बर्डन शेयरिंग भी करेंगे। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने इमरान खान को मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले, इमरान खान मुल्की इदारों पर हमला कर रहे हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आप भी सुनिए। इस मुल्क के लिए अगर इस वक्त सबसे बड़ा कोई ख़तरा है तो वो इमरान खान से बड़ा कोई नहीं। वो इस मुल्क के इदारों को टारगेट बना रहा है, इस मुल्क के मुआशरे को टारगेट बना रहा है, इस मुल्क के आइन को टारगेट बना रहा है,
اس ملک کی جو ہمارا پورا ایک میکینزم ہے ڈیموکریسی کا، اس کو یہ نشانہ بنا رہا ہے. اس ملک کے خلاف ہر سازش میں وہ حصہ ہے. اس ملک کے تعلقات دنیا کے ملکوں سے خراب کر رہا ہے. عمران خان یہ چاہتا ہے کہ اگر میں حکومت میں نہیں ہوں تو اللہ معاف کرے کہ یہ ملک بھی نہیں رہنا چاہیے. وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز تہس نہس ہو جائے، عدالتی نظام تباہ ہو جائے، آپ کا دفاعی نظام تباہ ہو جائے، آپ کا سیاسی نظام تباہ ہو جائے، آپ کی خارجہ تعلقات تباہ ہو جائیں، آپ کا اندرونی جو سول وار ہو جائے، سب کچھ تہس نہس ہو جائے اگر عمران خان حکومت میں نہیں ہے. ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں، عمران اسماعیل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. نام اس کا رکھا ہے. اس حقیقی آزادی مارچ میں فیصلہ ہو جائے گا امر بالمعروف کا. اس حقیقی آزادی میں فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ حکومت جو 2 بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، یعنی 2 ووٹوں پہ، اس کی بیساکھی کھینچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ اگلے آنے والے انتخابات کب ہوں گے، اور اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی تقدیر کیا ان چوروں کے ہاتھ میں رہے گی یا پاکستان کی تقدیر اس کے اصل وارثوں کے پاس جائے گی. اور پاکستان کی تقدیر کے اصل وارث کون ہے؟ پاکستان کی اصل تقدیر کے وارث ہے پاکستان کی عوام. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اپنے وارثوں کا فیصلہ کرے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کرے کہ وہ کس کو حکومت حوالے کر دینا چاہتے ہیں. ان چوروں لٹیروں کے جو کل تک منہ چھپاتے پھر رہے تھے اور آج سینہ کھول کے دندناتے پھر رہے، یا ان لوگوں کے جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو یہاں سے وہاں پہنچایا، جنہوں نے کسی کی بھی غلامی سے انکار کیا. 30% کم ریٹ پر رشیا پاکستان کو انرجی دینے کے لیے تیار تھا اور ہے کسی کے اندر جرأت کہ وہ خرید لے رشیا سے گیس؟ ہے کسی کے اندر جرأت کہ وہ خرید لے رشیا سے خام آئل؟ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. میں یہ میر جعفر اور میر صادقوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو حقیقی آزادی مارچ ہے یہ پاکستان کی غلامی سے آزاد کرانے کی مارچ ہے. ہماری پرامن مارچ کے اندر اگر کوئی رنخا ڈالا گیا، اگر ہماری پرامن مارچ کے اندر کوئی ان کی طرف سے ہائی ہینڈڈنس کی گئی تو ہم اس سے مقابلہ کریں گے. ہم گھبرا کے بھاگنے والے نہیں ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مارچ ہوگی انشاءاللہ. یہ عمران خان اس کا فیصلہ کریں گے کہ 20 تاریخ کے بعد کس تاریخ کو مارچ ہونا ہے، لیکن ہماری پوری آگے بڑھیں گے. اہم خبر آپ کو دیں گے. عامر لیاقت حسین کی تیسری بیوی نے طلاق کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے. دانیہ بی بی نے تنسیخ نکاح، حق مہر اور نان نفقہ کا دعویٰ دائر کر دیا ہے. عامر لیاقت عیاش آدمی نشے میں دھت ہو کر تشدد کا نشانہ بناتا ہے. دانیہ کا یہ موقف ہے. عدالت نے عامر لیاقت حسین کو 7 جون کے لیے نوٹسز جاری کر دیے ہیں. عامر لیاقت حسین کی تیسری شادی کا 4 ماہ میں ڈراپ سین ہو گیا ہے. ان کی موجودہ بیوی دانیہ شاہ نے بھاولپور کی عدالت میں تنسیح نکاح سمیت دیگر مقدمات دائر کر دیے ہیں. وہاں پہ موجود ہیں ہمارے نمائندے اطہر فاروق، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. جی اطہر. جی بالکل، گزشتہ 4 ماہ سے اسکرین پر جو ایک سوشل میڈیا پر اور مختلف چینلز پر وائرل ہونے والا ایک واقعہ عامر لیاقت حسین کی جو شادی تھی وہ موضوع بحث رہا. آج محض 4 مہینے کے بعد جو ہے اس شادی کا جو ہے ڈراپ سین آج بہاولپور میں ہونے جا رہا ہے. میں اس وقت بہاولپور کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں موجود ہوں. میرے ساتھ اس وقت ان کی جو وائف ہیں عامر لیاقت صاحب کی، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس وقت اپنے شوہر کے خلاف کیا کرنے جا رہی ہیں اور عدالت میں کیوں آئی ہیں. میں دانیہ ہوں اور عامر لیاقت کے ساتھ میں نے 4 ماہ جس طرح گزارا کی ہے میں جانتی ہوں اور میرا خدا جانتا ہے. اور میں اس ٹائم بہت پریشان تھی تو میں نے عدالت میں آئی ہوں اور ان سے خلا لینے کے لیے، علیحدگی پانے کے لیے. اور مجھے نا بہت زیادہ وہ ٹارچر کر رہے ہیں، بہت زیادہ میرے گھر والوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، پولیس بھیجنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، میرے بھائی کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. یہ ٹی وی میں جیسے دکھتا ہے ریئل لائف میں یہ بالکل ویسا نہیں ہے. یہ شیطان ہے ایک قسم کا، شیطان سے بھی زیادہ برا ہے یہ. دانیہ بی بی کا جو کہنا ہے کہ وہ یہ کہ عامر لیاقت حسین صاحب جس طرح سے اسکرین پر نظر آتے ہیں اس سے بالکل مختلف شخصیت کے حامل ہے، اور وہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس اس کے ویڈیو کے ثبوت بھی ہیں، آڈیو کے ثبوت بھی ہیں، اور ایسے بہت اہم انکشافات ہیں کہ وہ جو کہتی ہیں کہ میں اگلی پیشی پر جب آؤں گی تو میں اس کو مزید جو ہے میڈیا کے سامنے رکھوں گی.
تو आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी ने भी तलाक के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताइएगा, पहले तो अफवाहें गर्दिश कर रही थी लेकिन अभी दानिया बीबी का बयान भी सामने आ गया है। जी बिल्कुल, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी दानिया शाह ने तनसीह निकाह, हक महर और नानफके का दावा फैमिली अदालत में दायर कर दिया है। 10 फरवरी 2022 को दानिया शाह ने आमिर लियाकत हुसैन से शादी की थी और अब ये शादी जो है इसमें दरारें पड़ चुकी हैं और दानिया शाह ने जो दावा फैमिली अदालत में दायर किया है उसमें ये वाज़ेह लिखा है कि डॉक्टर आमिर लियाकत आइस का नशा करता है और नशावर होकर उस पर तशद्दुद करता है, जुल्म करता है और फिर उसकी वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करता है। तो ये वो सारे इल्जामात हैं जिससे मजबूर होकर दानिया शाह ने इस हवाले से अदालत में ये कहा है कि उनको तनसीह निकाह की डिग्री जारी की जाए और फौरी तौर पर जो हक महर था वो भी अदा किया जाए, जो तकरीबन 11 करोड़ रुपए से जायद बनता है। और इसके साथ साथ दानिया शाह ने यह भी कहा है कि 1 लाख रुपए माहवार उनका खर्चा मुकर्रर किया जाए। अब 7 जून के लिए अदालत ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। ये इल्जामात दानिया शाह ने अपने 3 जो दावे दायर किए हैं फैमिली अदालत में उनमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। अब 7 जून को डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन बज़रिया अपने वकील के इन तमाम इल्जामात का जवाब देंगे। अच्छा, इस पर कोई रद्दअमल सामने आया है? आमिर लियाकत की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आ सका हो? जी अभी तक तो डॉक्टर आमिर लियाकत की जानिब से कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। अलबत्ता तकरीबन 1 हफ्ते से ये चीज़ें सामने आ रही थी कि वो इस मामले को सेटल करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नाकाम हुए और अब दानिया शाह ने मजबूर होकर फैमिली अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है और ये कहा है कि वो आमिर लियाकत के साथ नहीं रहना चाहती, वो ठीक आदमी नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत पर मुतअद्दिद इल्ज़ामात लगाए। ये डॉक्टर आमिर लियाकत की तीसरी शादी थी जो कि तकरीबन 10 फरवरी 2022 को ये शादी तय हुई थी और उसके बाद तकरीबन अब 3 माह मुकम्मल होने को हैं। अब ये शादी जो है इस हवाले से डॉक्टर दानिया शाह ने ये कहा है कि वो आमिर लियाकत से तलाक लेना चाहती हैं और इसके साथ साथ 11 करोड़ रुपए का जो हक महर बनता है वो उनको अदालत अदा करने के अहकाम जारी करे। जबकि खर्चे के हवाले से डॉक्टर दानिया शाह ने ये कहा है कि जो आमिर लियाकत हुसैन है उनका बिजनेस भी है और वो अमीर तीन आदमी हैं, इसीलिए उनका 1 लाख रुपए माहवार खर्चा मुकर्रर किया जाए। अदालत ने तीनों दावों को समाअत के लिए मंजूर करते हुए डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को 7 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं और ये कहा है कि वो असालतन या वकालतन आइंदा समाअत पर पेश होकर इन तमाम इल्जामात की वजाहत करें। जी, 7 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया मोहम्मद अशफाक। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं फैसलाबाद। हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह ताला की देन है और इस वक्त मुल्क पाकिस्तान को बहुत संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। मईशत के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से 4 साल सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि नया पाकिस्तान तो नहीं बन सका, पुराने पाकिस्तान को भी तबाह कर दिया। तो उस पुराने पाकिस्तान को हम आबाद कर दें जहाँ पर मईशत 5.8% पर उसका ग्रोथ रेट था, जहाँ पर मज़दूर को रोज़गार मिल रहा था, अशियाए खुर्दोनिश सस्ती थी। तो इंशाअल्लाह मिलकर अपने इत्तेहादी जो जमातें हैं उनके साथ मिलकर आवाम के लिए अच्छे कदम उठाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में जब भी इंतखाबी इस्लाहात हो जाती हैं, आम इंतखाबात ही इस मुल्क में मसाइल का वाहिद हल है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और मैं हमेशा से पुरुमीद इंसान हूँ। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अल्लाह ताला रास्ता बनाएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो हम इस मुल्क को कायद आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये बताइएगा कि सियासी हलकों में कहा जा रहा है कि खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं हालात। इमरान खान साहब को आज क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या कानून की गिरफ्त में आएगा? खाना जंगी कुछ लोग चाहते हैं। इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इमरान खान वो शख्स है जिसने खुदकुश बमबार की जैकेट पहनी हुई है और वो पाकिस्तान के आइन को तहु बाला करना चाहता है,
कानून को अपने पैरों तले रोंदना चाहता है, चाहे वफाक हो, उसके स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने अपनी गैर आइनी रूलिंग की वजह से गवर्नर पंजाब ने जो तमाशा लगाया, 1 महीने तक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का कोई वाली वारिस नहीं था, तो इंशाअल्लाह हम सियासी मैदान में इमरान नियाज़ी का मुकाबला करेंगे। जो 4 साल उसने इंतकाम की सियासत की, हम इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, लेकिन जो चीनी के लिए आवाम को लाइनों में लगना पड़ा, आटा के लिए लाइनों में लगना पड़ा, दवाइयाँ जो हैं वो नापैद हो गई कोरोना के ज़माने में, इमरान नियाज़ी की डाकों को जो आवाम की जेब पे डाले हैं उनको हम बेनकाब करेंगे। कानून अपनी हरकत में आएगा, इंतकाम नहीं हम करेंगे। इंशाअल्लाह गवर्नर पंजाब अपनी गैर आइनी हरकतों में मसरूफ़ है, हमारे साथ अल्लाह की नुसरत है, हम आवाम में रहने वाले लोग हैं, आवाम की खिदमत करेंगे और अपनी सियासी रास्ता बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 4 साल में मईशत तबाह की और पुराने पाकिस्तान को भी तबाह किया, बजाय के नया पाकिस्तान बनाते, और इन्होंने इंतकाम की सियासत के सिवा कुछ नहीं किया। लोगों को महंगाई का सामना है और बेरोज़गारी का सामना है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई, पंजाब में भी ऐसा खेल खेलने की कोशिश की गई। सियासी माफिया के खिलाफ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी जो है पाकिस्तान की, उसने एक नहीं 2 मरतबा उसका जो एलामिया है बड़ा वाज़ेह है कि इस वक्त हमारा मुल्क एक बैरूनी साजिश की ज़द में है, और हमने देखा कि मरकज़ में एक जमहूरी हुकूमत को कैसे उसको हटाया गया। इसी तरीके से वही वारदात इन्होंने पंजाब में करने की कोशिश की। गुज़िश्ता 1 महीने से जारी जो एक सिस्नियन माफिया के ख़िलाफ़ जो धंबड़ दोस्त वो कर रहे हैं आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाकर, उसके ख़िलाफ़ अगर मैं खड़ा हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आइनी और कानूनी जो इख्तियारात और ज़िम्मेदारियाँ हैं उसमें रहते हुए मैंने अभी तक कर रहा हूँ। मैं आवाम के साथ आखिरी दम तक इस सिस्लियन माफिया का मुकाबला करता रहूँगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी का कहना है कि इमरान खान गुज़िश्ता साल जुलाई से ही अमरीकी साजिश से आगाह थे, तो चुप क्यों रहे। सेनेटर रज़ा रब्बानी का कहना है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की माली खुदमुख्तारी IMF के हवाले कर दी। पार्लियामेंट में FATF की कानून साजी बिलडोज की गई। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ एतराफ़ किया कि वो जुलाई 2021 से तहरीक अदम एतमाद से आगाह थे। वो इस मामले पर मार्च 2022 तक खामोश क्यों रहे।